हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी खुश होंगे। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। 2-3 दिन गैप हो गया, वीडियो नहीं आई क्योंकि कुछ लाइटिंग सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल करवा रहा था जिससे कि और बोर्ड हमारा विजिबल दिखे। तो अब आगे से जितने भी हमारे आने वाले दिन हैं उसमें आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिक क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक्स है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बेसिक्स कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिसमें आपके इस सिलेबस में ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट डेफिनेशंस लिखने को आता है आपको 1-1, 2-2 नंबर में, और फिलिंग द ब्लैंक्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पे आप कोई गैप नहीं होगा, रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा दें जिससे कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प मिल सके अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि बेसिक क्वांटिटी इन मैकेनिक्स, सिंपल जो डेफिनेशंस होती है या कुछ हमारे टर्म्स हैं जो हम अप्लाइड मैकेनिक्स में यूज करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। दिखने में छोटे हैं लेकिन आगे बहुत बड़ा खेल करते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स हमारे किसी ना न्यूमेरिकल में लिखे आ जाते हैं तो वहाँ से हमको कॉन्सेप्ट का पता नहीं चलता है। ठीक है, या फिर आगे इन पे ही हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला इसमें आता है हमारा, देखिए बेसिक्स क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं। बेसिक क्वान्टिटी वह क्वान्टिटीज़ होती हैं जो सिंपली हम अप्लाइड मैकेनिक्स में इनिशियल में उसको यूज करते हैं, उनकी डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट या फिर हम कैसे बेसिक क्वांटिटी। तो बेसिक क्वांटिटी अगर हम बात करें तो ये वैसी क्वांटिटीज होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट की बात करें कौन सी क्वांटिटीज हमारी इंडिपेंडेंट होती है, तो मैंने यहाँ पे सब लिखा हुआ है, एक 1 बाय 1 हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारा मैटर, हिंदी में हम इसको बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, द्रव्य हमने हर जगह पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि द्रव्य होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है कि देखो, ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह घेरे या उसका कुछ ना कुछ भार हो। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ जो कुछ ना कुछ जगह घेरे, कुछ ना कुछ स्पेस ले और उसका कुछ ना कुछ भार हो, वो क्या कहलाती है? हमारा मैटर, या हिंदी में बात करें तो द्रव्य कहलाती है। इट मे बी डिफाइंड एज दैट विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉजेस वेट। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम मैटर कहेंगे। ठीक है, और जितने भी हमारे मैटर हैं हम उसको टच करके सेंस कर सकते हैं, मतलब हम उसे अगर टच करें तो हम उसको सेंस कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की। ठीक है, तो मैटर क्या है हमारा? ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम सेंस कर सकते हैं या उसको या वो कुछ स्पेस ले या उसका कुछ ना कुछ भार हो। ठीक है, वो कुछ भी भार हो, छोटा सा भार हो, नेग्लिजिबल भार हो, लेकिन होगा उसका कुछ ना कुछ भार, तो ऐसे चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैटर कहते हैं, या हिंदी में द्रव्य कहते हैं। अगला हमारा आता है दूसरा जो क्वांटिटीज़ है, बेसिक डेफिनेशन है अप्लाइड मैकेनिक्स को शुरू करने के लिए, वो होता है बॉडी। बॉडी मतलब होता है पिंड। हिंदी में हम बात करेंगे तो पिंड बात करेंगे। जहाँ भी पिंड आएगा आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, इंग्लिश में इसको बॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, या बॉडी। देखिए, इट मे बी डिफाइन एज द लिमिटेड पोर्शन ऑफ मैटर। ठीक है, अब इसी मैटर का, इसी द्रव्य का एक छोटा सा पोर्शन अगर हम ले लें तो उसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं? बॉडी कहते हैं। और उस पोर्शन में बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? उसी पार्टिकल, इसी मैटर के बहुत सारे क्या होंगे? इस बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, अणु होंगे उसके। ठीक है, तो इट मे बी डिफाइन एज द लिमिटेड पोर्शन ऑफ मैटर एंड कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, तो फिर इसका ये हमें बहुत बार सुनने को मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन में भी लिखा रहता है। तो यहाँ से हमें ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि बॉडी क्या है। बॉडी एक मैटर का एक लिमिटेड पोर्शन, एक पार्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब आता है तीसरा पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? ठीक है, पार्टिकल देखिए, अब इन्हीं तीनों से ही मिलकर, इन्हीं तीनों का ही एक पार्ट है पार्टिकल, इन्हीं दोनों का पार्ट है क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल क्या है? वो छोटे छोटे कण जो कि इस बॉडी में उस पोर्शन में उपस्थित थे। ठीक है, मतलब वो छोटे कण, उसका क्या होगा? उसका जो डायमेंशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, और कह सके अगर मैथमेटिकली तो उसका डायमेंशन क्या होगा? 0 होगा। तो पार्टिकल क्या? अ बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन इज कॉल्ड पार्टिकल। ऐसा पिंड जिसका डायमेंशन
नेग्लिजिबल हो या कह सके गणितीय रूप से शून्य हो, लगभग शून्य हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक 3 हमारी क्या थी, बेसिक क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन, बेसिक क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक जो कि हम यूज करने वाले हैं। एक और है हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी अभी हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज भी होती हैं हमारे मैकेनिक्स में जो स्वतंत्र होती है, जो किसी से रिलेशन नहीं रखती है, वो खुद में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, उसको एग्जिस्ट कराने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए हमें किसी की हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, बेसिक क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो द क्वांटिटीज विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे नंबर 1 आता है लेंथ। लेंथ क्या होता है, लेंथ हमने पढ़ा है कि लेंथ क्या होगा, लंबाई। लंबाई को हम डिफाइन ऐसा बोल देते हैं कि ये इतना लंबा है, लेकिन उसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, परिभाषा की अगर हम बात करेंगे तो मान लीजिए 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, ये हमारा इनिशियल स्टेज है और ये हमारा एक फाइनल स्टेज है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है वही लंबाई कहलाती है। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, लंबाई कहलाती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लंबाई कहलाएगी। ठीक है, अगला हमारा आता है मास। मास भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज अगर बात करेंगे मैकेनिक्स की, तो मास भी क्या है, हमारा एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है। तो द अमाउंट ऑफ मैटर डेट कंटेन इन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी में जितना भी मैटर है, उस कोई भी एक बॉडी कितना मैटर अपने अंदर स्टोर करके रखी है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं या द्रव्यमान कहते हैं। उस बॉडी का द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, अब आता है टाइम। टाइम भी एक क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। किसी भी इवेंट को नापने के लिए, कोई भी एक घटना होती है, ठीक है, तो उस घटना को घटने में जितना वो जो हमारा वो फ्लो बना है, उस फ्लो को नापने के लिए हम किस क्वांटिटीज़ का प्रयोग करते हैं, वो टाइम का प्रयोग करते हैं। मतलब किसी भी इवेंट, कोई भी इवेंट या कोई इवेंट मतलब घटना हो रही है तो एक फ्लो में हुई होगी, तो उस फ्लो में कहाँ से शुरू हुई और कहाँ एंड हुई, तो उस फ्लो को नापा किस में जाता है, टाइम में। तो उसका यूनिट क्या है, टाइम में नापा जाता है। तो टाइम भी एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ है। अब आता है चौथा, बेसिक पार्टिकल पढ़ लिया था हमने, और आता है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। किसी भी पिंड द्वारा एक एक्चुअल निर्धारित लंबाई को कवर करना, चल के वहाँ तक पहुँचना, या एक पॉइंट तक वहाँ दूसरे पॉइंट तक एक्चुअल कुछ एक निश्चित लंबाई है उसको पार करना, क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। एक्चुअल पाथ जो होता है वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, दूरी कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो था हमारा बेसिक क्वांटिटीज और या प्राइमरी क्वांटिटीज कह सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है सेकेंडरी क्वांटिटीज इन मैकेनिक्स। अब देखो, सेकेंडरी क्वांटिटीज वह क्वांटिटीज होती हैं जो किसी ना किसी प्राइमरी क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव होती हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती हैं, किसी न किसी से हेल्प से, किसी न किसी के मदद से बनती हैं। ठीक है, तो अब हमारा आता है, इसमें पहला आता है, बहुत सारे हैं इसमें, जितने भी हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी न किसी फॉर्मूले, किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के मदद से बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटिटी कहते हैं। बहुत सारे, लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वो एक डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, ये भी आपने फिजिक्स में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है कि विस्थापन होता क्या है। ठीक है, विस्थापन का मतलब ये होता है कि मैं अगर एक जगह से दूसरे जगह पर जाता हूँ, मतलब अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ, मतलब किसी पिंड द्वारा और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। मतलब अगर देखिए, 2 चीज़ें हैं इस विस्थापन, मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया और वहीं रुक गया, तब वो विस्थापन कहलाएगा। अगर मैं वापस आ गया अपनी जहाँ मैं खड़ा था पहले, फिर बी पे गया और बी से फिर ए पे ही आ गया, तो विस्थापन नहीं होगा। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर डायग्राम से मैं बात करूँ तो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए एक पॉइंट ए है और ये बी है। ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैं इधर के बी की तरफ चला, और ये मान लीजिए 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और 5 किलोमीटर से मैं इधर चलता गया और बी पे पहुँच गया। अब मेरा यहाँ विस्थापन कितना होगा, 5 किलोमीटर, 5 का विस्थापन हो गया मेरा, 5 किलोमीटर का। लेकिन मैं वहाँ से फिर वापस आ गया और अपने ए ही पोजीशन पे आ गया, तो मेरा विस्थापन 0 हो गया, क्योंकि मैं अपनी जगह से हिला ही नहीं। हिला था फिर वापस आ गया, लेकिन मेरे पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं है। वापस अगर आ गया तो विस्थापन 0, अगर वहीं रह गया तो विस्थापन होगा। ठीक है, सेम केस, मैं पूरी गया और फिर आधा ही आया, मतलब 2.5 किलोमीटर ही आया वापस और वहीं रुक गया,
तब मेरा विस्थापन कितना होगा, 5 ना होके कितना होगा, 2.5 किलोमीटर का ही होगा। ठीक है, विस्थापन इतना ही होगा। यहाँ समझ में आ गया विस्थापन क्या होगा। वो उम्मीद करता हूँ इस डायग्राम से प्रॉपर समझ में आएगा विस्थापन क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, द डायरेक्शनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शनल डिस्टेंस मतलब किसी निश्चित दिशा की तरफ इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बट अगर बॉडी वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो वहीं रुक गई तब डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आता है स्पीड। स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डेफिनेशन एक ही है, पर थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखिए स्पीड क्या होता है, किसी भी दिशा में कुछ दूरी तय करना, किसी भी दिशा में कुछ दूरी तय करना पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में किसी भी दिशा में हम कुछ दूरी तय करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। मतलब पर इकाई किसी दूरी को तय करना या किसी भी दिशा में दूरी को तय करना क्या कहलाता है, हमारा स्पीड कहलाता है, स्पीड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें दिशा निर्धारित नहीं है किसी भी दिशा में। ठीक है, जैसे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम विद एनी रेफरेंस टू द डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कोई रेफरेंस नहीं है, कोई सा भी रेफरेंस ले लीजिए। रेफरेंस मतलब मैं अपने नॉर्थ में चल दूँ, ईस्ट में चल दूँ या किसी भी तरफ चल दूँ और उधर चलना, एक निश्चित दूरी मैंने तय कर ली तो वो क्या कहलाएगा हमारा। ठीक है, कितने 1 सेकंड में हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं तो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। स्पीड के लिए जो फॉर्मूला होता है हम पढ़ते रहते हैं मैथ में भी और फिजिक्स में भी। स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए पर 1 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई है किसी भी दिशा में, मतलब कोई रेफरेंस नहीं है स्पीड के टाइम पे, कोई रेफरेंस नहीं है किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में वो क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक बैट्समैन है, उसको किसी ने बॉल करा और उसको पता नहीं है कि मैं किधर मारूंगा और वो धुप्पल मार रहा है, बस बल्ला घुमा रहा है। ठीक है, तो वहाँ बॉल लग के किसी भी दिशा में जा सकता है, किसी भी दिशा में जा सकता है। ठीक है, किसी भी दिशा में जा सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और वो 1 सेकंड में कितनी दूरी वो तय कर रहा है वो बॉल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, उस टाइम का खेल है। टाइम मतलब पर यूनिट, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इसमें कोई रेफरेंस नहीं होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं वेलोसिटी की डेफिनेशन बता दूं, फिर इन दोनों में एक संबंध भी बताऊंगा आपको। ठीक है, देखो वेलोसिटी क्या डिफरेंस है, ये भी वही है, वेलोसिटी बराबर भी यही होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये भी होता है। ठीक है, कि 1 सेकंड में किसी पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। लेकिन यहाँ पर रेफरेंस या फिर डायरेक्शन निश्चित होता है, एक निश्चित दिशा में। ये परिभाषा लिखते हुए आपको लिखना पड़ेगा कि एक निश्चित दिशा में किसी पिंड द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी वेलोसिटी कहलाता है या वेग कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वेग। ठीक है, तो इसमें हमारा डायरेक्शन निर्धारित है, लेकिन इसमें डायरेक्शन निर्धारित नहीं है। अगर सेम एग्जांपल हम लें कि कोई बैट्समैन है और वो बहुत क्लासिकल बैट्समैन है, उसको पता है कि मुझे इसको स्ट्रेट खेलना है तो वो स्ट्रेट मारेगा बॉल को, तो उसने पहले से निर्धारित कर रखा था कि उस बॉल को मैं, बॉलिंग जब आई है उस बॉल को मैं सीधा मारूंगा, और वो मारता भी सीधा ही है। तो यहाँ उसने निर्धारित कर ली थी कि मुझे इधर ही मारना है, तो उस दौरान उस बॉल द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिशा निर्धारित है, यहाँ दिशा निर्धारित नहीं है। मतलब ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। अगर पूछता है कोई पेपर में, बहुत बार पूछा गया है कि स्पीड क्या है, कौन सी क्वांटिटीज है, तो आप सीधे कहेंगे कि जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। इस स्पीड क्या है, अदिश राशि है। स्केलर की हिंदी क्या होती है, अदिश राशि है, क्योंकि अदिश की परिभाषा ये होती है कि ऐसी भौतिक राशियाँ जो परिमाण के साथ साथ परिमाण पर ही निर्भर करती है, दिशा पर निर्भर नहीं करती है, वो क्या कहलाता है, हमारा अदिश राशि कहलाता है। तो यहाँ देखेंगे केवल परिमाण है, मतलब वो दूरी तय कर रही है, कुछ ना कुछ लंबाई तय कर रही है, लेकिन उसकी दिशा निर्धारित नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी अर्थात सदिश राशि वह राशियाँ होती हैं जो परिमाण के साथ साथ दिशा भी उसमें होता है या निर्धारित होता है। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी में क्या है, वेग में क्या है, दिशा भी निर्धारित है और परिमाण मतलब उसकी दूरी भी निर्धारित है। तो
वेलोसिटी हमारा हमेशा क्या होगा, वेक्टर अर्थात सदिश राशि होगा, और स्पीड हमारा क्या होगा, अदिश राशि होगा अर्थात स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, दोनों चीज़ें समझ में आ गई। दोनों के लिए फॉर्मूला एक है, मात्रक भी दोनों के लिए यही होगा। ठीक है, मात्रक क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होता है मीटर, और टाइम क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसका भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला जब सेम है तो मात्रक भी सेम होगा, मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, दूरी की बात करा तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, मीटर। इसका क्या होगा, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जो भी होगा। ठीक है, थर्ड क्वांटिटी हमारी आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरण बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए, त्वरण क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी के या फिर वेग के परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग के परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अब देखें, वेग के परिवर्तन के दर को, मतलब अगर हम बात करें एक्सेलरेशन हमको निकालना है तो dy/dt v, मतलब ये वेलोसिटी है, ये v है, वेलोसिटी को हम v से दिखाते हैं, स्पीड को s से, और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल a से। तो अगर वो हमने परिभाषा पढ़ा है कि क्या पढ़ा कि वेग के परिवर्तन के दर को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं या त्वरण कहते हैं, अर्थात द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज मतलब dy/dt मतलब t समय के दर से ये वेग परिवर्तन होगा। तो वेग का मात्रक क्या था, जब अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो वेग का मात्रक अभी हमने पढ़ा मीटर प्रति सेकंड। अब वो कह रहा है कि इसके फिर से समय के साथ साथ इसका परिवर्तन हो रहा है, मतलब d/t मतलब समय के साथ फिर परिवर्तन हो रहा है, t की तरह बट्टा में है, तो एक s से और मल्टीप्लाई सेकंड से, तो इसका जो मात्रक बनेगा त्वरण का वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या होता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझे होंगे। 2-3 और डेफिनेशंस है, जैसे बल भी क्या है हमारा, सेकेंडरी क्वांटिटीज़ है। दूसरा हमारा था वेट भी हमारा क्या है, सेकेंडरी क्वांटिटीज़ है। तीसरा आता है हमारा डेंसिटी, घनत्व भी हमारा क्या है, सेकेंडरी क्वांटिटीज़ है। अगर मैं बात करूँ इन तीनों क्वांटिटीज़ की, तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको वो तीनों क्वांटिटीज़ भी मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको मैं मिटा लेता हूँ, और यहाँ पे ही मैं आपको आगे जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, जिससे कि हमारा ये टॉपिक क्लोज हो जाएगा। अगले लेक्चर में हम यूनिट पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आता है हमारा, चलिए इसके आगे ही मैं लिख रहा हूँ, 5वां नंबर हमारा आता है फोर्स। सेकेंडरी क्वांटिटीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। फोर्स मतलब बल क्या होता है, बल देखिए, बल एक ऐसा कारक है जो किसी पिंड के में परिवर्तन ला देता है। बल एक ऐसा कारक है जो किसी पिंड में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, वो आइदर पुश करेगा या पुल करेगा, मतलब खींचेगा या दबाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी पिंड में परिवर्तन ला देता है, या फिर हम बात करें ऐसा कारक जो किसी पिंड में परिवर्तन ला दे। परिवर्तन कैसे लाएगा, अगर वो रुका हुआ है तो उसको मोशन की अवस्था में ला देगा, मतलब गतिशील कर देगा। अगर वो गतिशील है तो उसको रोक देगा। तो ऐसे कारक क्या कहलाते हैं, हमारे बल कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे कारक, मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको प्रॉपर बोल रहा हूँ कि डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बल क्या है, ऐसा कारक जो किसी पिंड में परिवर्तन ला दे, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला दे। बेहतर डेफिनेशन ये होगा कि ऐसा कारक जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला दे वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ठीक है, अवस्था का मतलब ये हो गया आपका कि अगर पिंड रुकी हुई अवस्था में है तो उसको गतिशील कर देगा, और गतिशील अवस्था में है तो उसको रोकेगा या फिर उसकी गति कम कर देगा। ठीक है, ये कहाँ से निकल के आया, ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने ये बताया था। न्यूटन के प्रथम नियम से यहाँ पता चला कि बल एक ऐसा न्यूटन के प्रथम नियम में बल को परिभाषित किया गया था। ठीक है, और सेकंड नियम में उसका फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, तो और थर्ड नियम हमारा संवेग का है, जिसमें मोमेंट वो भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे लाइन में आएगा। ठीक है, अब आता है आपका छठा नंबर आता है वेट क्या होता है, वेट मतलब भार, किसी भी पिंड का भार क्या होता है। ठीक है, देखिए भार क्या होता है, भार एक तरह का है बल ही है, भार एक तरह का बल ही है। ये बल कहाँ लगता है, किसी भी पिंड का जो भार होता है
कि या फिर उसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहता है, पृथ्वी की तरफ एक बल लगाता है। किसके कारण लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी पिंड का जो मास होगा वो किधर, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों जाता है वो? अगर हम कोई भी चीज़ उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है, एक्सेप्ट जो हमारा एस्केप वेलोसिटी होता है। अगर उस वेलोसिटी से उछाल दें तो वो ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के साथ सेकंड होता है। अगर इससे हम कम पे ही फेंकते हैं तो वो वापस आ जाती है। अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से ऊपर फेंक दें तो वो बर्फ़ ऊपर चले जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो बल क्या है हमारा? किसी भी पिंड द्वारा लगाया गया वह बल जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को अटैच करता है वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है। ठीक है, भार का मात्रक या फिर वेट का मात्रक हमारा न्यूटन होता है और बल का भी मात्रक हमारा क्या होता है? न्यूटन है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि वेट भी एक तरह का बल है जो कि पृथ्वी के तरफ लगता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब यहाँ पे दो चीज़ आती हैं, एक आता है मास और एक आता है वेट। मास, इसमें मैं अंतर भी आपको बताने वाला हूँ अगले नेक्स्ट क्लासेस में। मास क्या है? मास हमारा क्या है? हमारा अगर हम क्वांटिटीज़ की बात करें तो मास हमारा अदिश राशि है। अदिश राशि है मास हमारा। अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज है। और ये हमारा सदिश राशि है। कैसे है मैं अभी बता देता हूँ, और कुछ बच्चे समझ चुके होंगे मेरी परिभाषा से। ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखिए मास, मास में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। मास किसी भी, मास मैंने अभी यहाँ पे आपको डिफाइन भी किया था कि मास क्या होता है आपका, कि वो कोई बॉडी अपने अंदर कितना मैटर स्टोर करके रखी है वो क्या कहलाता है? किसी भी बॉडी का मास कहलाता है। ठीक है, और वहाँ केवल दिशा नहीं है, लेकिन यहाँ दिशा है। यहाँ एक बल लगा रहा है, किस दिशा में लगा रहा है? पृथ्वी की दिशा में लगा रहा है, मतलब टूवर्ड्स द अर्थ। क्यों लग रहा है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है, उसके कारण पृथ्वी की तरफ एक निश्चित दिशा है, पृथ्वी एक निश्चित दिशा है। ठीक है, तो उधर हमारा बल लग रहा है, तो इसलिए ये हमारा इसमें क्या है कि मैग्नीट्यूड भी आ गया, मतलब परिमाण भी आ गया। परिमाण मतलब कितने न्यूटन का भार है और किस दिशा में है, डायरेक्शन भी आ गई। तो इसीलिए ये हमारा वेक्टर क्वांटिटीज़ है, ये हमारा स्केलर क्वांटिटीज़ है। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब हमारा एक लास्ट आता है, लास्ट हमारा आता है डेंसिटी, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। डेंसिटी, डेंसिटी को हिंदी में कहते हैं घनत्व, घनत्व, जिसको हम रो से दिखाते हैं। वेट को W से दिखाते हैं, फोर्स को तो हम P से, F से, किसी से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है हमारा मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब घनत्व क्या होता है? किसी भी पिंड का घनत्व या किसी पदार्थ का घनत्व, पदार्थ कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी भी घनत्व रो से क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अर्थात किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसके आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। मैं यहाँ डेफिनेशन प्रॉपर बोल रहा हूँ, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है हमारा? द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड डेंसिटी। और इसका अगर हम मात्रक की बात करेंगे तो देखिए, मास का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक kg और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैसे? वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, अर्थात मीटर क्यूब। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब। यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमारा सब मास, और ये जो लंबाई है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये सब क्या है? दूरियां तो है, लंबाई तो है, जो हमने अभी प्रीवियस प्राइमरी क्वांटिटीज़ पढ़ी। मतलब सेकेंडरी क्वांटिटीज प्राइमरी क्वांटिटीज से ही मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। इंग्लिश में मैंने प्रॉपर लिखा हुआ था और साथ साथ मैंने हिंदी में उसकी डेफिनेशन बताई है। फिर भी अगर हिंदी मीडियम वाले को नोट्स चाहिए होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर दे देंगे, मैं आपको वहाँ व्हाट्सअप कर दूंगा PDF इसके नोट्स के हिंदी में। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं प्रॉपर हिंदी में हर चीज़ की डेफिनेशन बताता चला गया हूँ और आपकी क्लास रिस्पेक्टिव क्लास टीचर भी इसको लिखवा रहे होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ में आए, कि बेसिक डेफिनेशन में ईजी लैंग्वेज में आप तक पहुँचा दूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आने वाले दिनों में अब आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने अब पूरा सेटअप करा लिया है। तो इस जितने भी वीडियो आती हैं उसको आप पूरा देखें, क्योंकि ये हमारा, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये हमारा कोई कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये केवल स्टडी का वीडियो है। तो स्टडी को
वीडियो देखने के लिए आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है, और वो पेशेंस जो रख लेता है वो अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से पास करता है और लाइफ को भी अच्छी तरह से इंजॉय करता है। तो पढ़ाई तो करना है, क्योंकि आगे कुछ अगर करना है तो ठीक है, तो पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मैं और भी सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूँ, मे बी मंडे से शुरू कर दूंगा आपका एक सब्जेक्ट और, जो कि न्यूमेरिकल वाला होगा। अभी अप्लाइड मैकेनिक्स जो कि बच्चों के लिए एक कह सकते हैं बहुत टेढ़ी खीर खीर है ये, ठीक है। तो क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल है, डेरिवेशन है, और उसको पढ़ाने के लिए एक तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। मैं उसी में चलते आ रहा हूँ, पिछले मैं 3 सालों से ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो मैं सारी चीज़ें यहाँ कवर करूँगा और उम्मीद करूँगा आपको एक एक चीज़ समझा दूँगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करो, ठीक है, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हमारा इनिशियल स्टेज है ये ऑनलाइन लेक्चर का। तो इसकी जितनी भी जितनी दूर तक इसको पहुंचा सकते हो आप इसको पहुंचाइए, ठीक है। और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियो प्लान करूंगा, कंटेंट बनाऊं, क्योंकि मैं खुद लिखता हूं और मुझे पता है कि हिंदी मीडियम को इस चीज़ को कैसे पढ़ाना है और इंग्लिश मीडियम को कैसे पढ़ाना है। तो मैं दोनों चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ। हालांकि लिखता मैं इंग्लिश में ही हूँ, समझा मैं हिंदी में ही बोलता मैं हिंदी में हूँ, क्योंकि हिंदी में ही ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो मैं क्लोज करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।